हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिक पदार्थ की खोज। और आनुवांशिक पदार्थ की खोज के इस क्रम में सबसे पहले हमने पढ़ा है ग्रिफिथ का प्रयोग। ग्रिफिथ के प्रयोग के बाद में हमने पढ़ा है जो तीन वैज्ञानिक थे, एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी का प्रयोग। और उसके बाद में हम आज पढ़ने वाले हैं हर्शे एवं चेस का प्रयोग। लेकिन उससे पहले यदि आप में से कोई भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम पढ़ रहे हैं हर्शे एवं चेस का प्रयोग। ये जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये प्रयोग किया था और इस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि जो डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, इन दोनों में से डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, ना कि प्रोटीन। और इसके लिए इन्होंने जो प्रयोग किया वो किया है 1952 में। और इस प्रयोग में इन्होंने एक वायरस को काम में लिया। इन्होंने एक वायरस को काम में लिया और जिस वायरस को इन्होंने काम में लिया उस वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस भी बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं जीवाणु भोजी वायरस। इस बैक्टीरियोफेज वायरस या जीवाणु भोजी वायरस की विशेषता क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, अर्थात ये बैक्टीरिया को या हम बोलते हैं जीवाणु को संक्रमित करता है। इस वायरस की विशेषता होती है कि यह बैक्टीरिया या जीवाणु को संक्रमित करता है। यदि हम इस वायरस की संरचना देखें तो इस वायरस के अंतर्गत एक तो होता है इसका प्रोटीन का आवरण बाहर की तरफ, और एक होता है इसके जो प्रोटीन का आवरण होता है उसके अंतर्गत उसका पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ। तो इसके अंतर्गत एक तो होता है प्रोटीन और एक होता है इसका आनुवांशिक पदार्थ। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस की विशेषता है। अब इसके बाद में यदि हम इस बैक्टीरियोफेज वायरस की यदि हम विशेषताओं को आगे देखते हैं तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये जब भी किसी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है तो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करने के दौरान सबसे पहले ये बैक्टीरिया से चिपकता है। बैक्टीरिया से चिपकता है और चिपकने के बाद में आनुवांशिक पदार्थ को, जो इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, उस आनुवांशिक पदार्थ को, यहां पर दोस्तों जो अंदर की तरफ इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए। तो आनुवांशिक पदार्थ कहने का मतलब डीएनए होता है, उसको बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है, बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर देता है। इसके बाद में ये आनुवांशिक पदार्थ है उस बैक्टीरिया के अंदर जाता है और बैक्टीरिया में जो भी उस बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ होता है उसके साथ जुड़कर अपनी प्रतिकृति बनाने लगे जाता है। तो ये बैक्टीरिया के आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़कर स्वयं की प्रतिकृति बनाता है। और जब इसकी प्रतिकृति उस बैक्टीरिया के अंदर बन जाती है तो उसके बाद क्या करता है कि ये जो प्रतिकृति है या आनुवांशिक पदार्थ है उस बैक्टीरिया के अंदर बाकी का हिस्सा भी बना लेते हैं और उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस बने जाते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया में बन जाते हैं। और जब इसके अंदर ये बन जाएंगे तो जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये बैक्टीरिया को तोड़ेंगे और तोड़कर बाहर निकल जाएंगे और अन्य बैक्टीरिया को क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं। अन्य बैक्टीरिया को संक्रमित कर
अन्य बैक्टीरिया को संक्रमित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये इस बैक्टीरियोफेज वायरस की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। अब इसके दौरान जो यहाँ पर हर्षे एवं चेस ने जिस बैक्टीरिया को काम में लिया है उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। तो इस बैक्टीरियोफेज वायरस को ई कोलाई पर संक्रमित करवाया है और इसके बाद में यह सिद्ध किया है कि जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है, ना कि प्रोटीन। तो इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इनको दो अलग अलग प्रकार के संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवाया। पहला जो संवर्धन माध्यम लिया है उसके अंतर्गत रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस उपलब्ध है और दूसरा संवर्धन माध्यम लिया है उसके अंतर्गत रेडियो एक्टिव सल्फर उपस्थित है। तो इस माध्यम में जो भी बैक्टीरियोफेज ग्रोथ करेंगे उनके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस चला जाएगा और हमें पता है कि जो फॉस्फोरस होता है वो डीएनए का पार्ट होता है, अर्थात रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है यहाँ डीएनए के अंदर चला जाता है, जिसके कारण से पहले माध्यम में जो भी बैक्टीरियोफेज वायरस हैं वो ग्रोथ करेंगे उनका डीएनए होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। जबकि यदि हम दूसरे माध्यम में देखें तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर उपस्थित है और ये रेडियो एक्टिव सल्फर है इस बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर चला जाएगा और बैक्टीरियोफेज वायरस में जो प्रोटीन होता है उसके अंतर्गत सल्फर पाया जाता है, डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता। तो ये सल्फर इसके प्रोटीन वाले हिस्से में जाएगा और इसके कारण से इस माध्यम में जो बैक्टीरियोफेज होगा उसका जो प्रोटीन होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में ये बैक्टीरियोफेज वायरस है ई कोलाई के ऊपर संक्रमित करवाते हैं। जब भी कोई बैक्टीरियोफेज वायरस है किसी जीवाणु को किसी बैक्टीरिया को संक्रमित करता है तो सबसे पहले वो उससे जाकर चिपकता है और चिपकने के पश्चात अपने आनुवांशिक पदार्थ को उस जीवाणु कोशिका के अंतर्गत स्थानांतरित कर देता है। तो यहां पर भी ये बैक्टीरियोफेज वायरस इससे चिपकेगा और आनुवांशिक पदार्थ को भेज देगा और इधर यहां पर देखें तो यहां पर भी चिपकेगा और आनुवांशिक पदार्थ को अंदर भेज देगा। तो इसके बाद में इस बैक्टीरिया के अंदर उसका आनुवांशिक पदार्थ आ गया है और जो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है बैक्टीरियोफेज का वो बाहर रह गया है। तो हमने देखना है कि कौन सा पदार्थ अंदर गया है। तो यहां पर अब इस बैक्टीरिया को और इस वायरस के अन्य भाग है जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हमें अलग करना है और अलग करने के लिए हम एक तकनीक को काम में लेते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक में हम क्या करते हैं कि कोई भी मिश्रण होता है उस मिश्रण को हम अपकेंद्रण बल के द्वारा उसके घनत्व के आधार पर अलग कर सकते हैं, अर्थात जो भारी पदार्थ होता है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ आ जाता है और हल्का पदार्थ होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है। भारी पदार्थ को हम कहते हैं पेलेट अर्थात नीचे की तरफ जमे हुए हिस्से को और ऊपर वाले को हम कहते हैं सुपरनेटेंट। दोस्तों यहां पर जो ये बैक्टीरिया है और यहां पर वायरस का वह वाला हिस्सा है जो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, इन दोनों में से बैक्टीरिया वाला हिस्सा है वो भारी है। तो ये बैक्टीरिया पेलेट वाले हिस्से में अर्थात टेस्ट ट्यूब में नीचे वाले हिस्से में रहेगा और जो इसे वायरस का बाहर वाला हिस्सा है वो सुपरनेटेंट वाले हिस्से में रहेगा। अब इन दोनों की हम रेडियो एक्टिविटी चेक करते हैं तो हमने देखा कि जो पेलेट है उसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर बैक्टीरिया वाला हिस्सा है उसके अंतर्गत रेडियो एक्टिविटी का गुण आ गया है और रेडियो एक्टिविटी का गुण किस प्रकार से आ सकता है, वो केवल और केवल डीएनए के ट्रांसफर होने से आ सकता है। और बैक्टीरिया के अंदर जो पदार्थ ट्रांसफर हुआ था वो क्या था, आनुवांशिक पदार्थ था। तो इससे एक चीज पता चल गई है कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है, इसके कारण से इस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी का गुण आ गया है। जबकि यहां पर हम देखें तो यहां पर जो पेलेट वाला हिस्सा है उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी का गुण नहीं है बल्कि सुपरनेटेंट वाले हिस्से में रेडियो एक्टिविटी का गुण है। इसका मतलब यह हुआ कि बैक्टीरिया है वो पेलेट में मिल रहा है लेकिन पेलेट में रेडियो एक्टिविटी नहीं है, अर्थात बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन गया ही नहीं। तो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं गया तो वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, वो हमें सुपरनेटेंट वाले हिस्से में दिख रहा है। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध हो गया है कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।